देखिए, क्लास 11th में अपनी जो सांद्रता वगैरह थी उनकी जानकारी अपन ने पूरी दे दी थी। मोलरता है, उसमें मोल भिन्न मैंने आपको बताया था कि 12th क्लास का एक वीडियो है सॉल्यूशन फर्स्ट नाम से, उसमें आप लगभग 10 मिनट या 10.5 मिनट के बाद जब आप देखोगे तो आपको पूरी सांद्रताओं की जानकारी मिल जाएगी। कुछ तो मैंने पिछले वीडियो में दे दी थी, परसेंटेज W/W और W/V, लेकिन मोलरता, मोल भिन्न, मोललता, वो सब जानकारी आप वहाँ से ले सकते हैं। वहाँ कुछ न्यूमेरिकल टाइप भी करा रखे हैं, सवाल भी हैं, इसलिए आप वहाँ से ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। अब हमारे बेसिक केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाओं का लास्ट टॉपिक कर रहे हैं। यद्यपि इस टॉपिक का वैसे डायरेक्ट केमिस्ट्री से बहुत ज़्यादा अब रिलेशन नहीं रहा, केवल पुरानी गाथा है, उनको गाना पड़ता है कई बार, तो इतना सा है। दिस इज़ द रूल्स ऑफ या लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, रासायनिक संयोजन के नियम। जब हमारी केमिस्ट्री बनी थी शुरू में, जब लोग इसको पढ़ रहे थे, उस समय ये जानना चाहते थे कि कार्बन और ऑक्सीजन से जो CO2 बनी, ये किसी नियम के कौन से नियमों के थ्रू जुड़ी हुई हैं, ऐसे कौन से नियम लगते हैं जो इन चीज़ों को आपस में जोड़ते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो CO2 हमने कोयला जलाने से प्राप्त करी हो, वो CO2 कहीं लकड़ी जलाने वाली CO2 से अलग हो। तो ऐसे बहुत सारे नियम वैज्ञानिकों ने दिए जिनसे हमको बहुत सारी बातें बताई। तो देखते हैं उन नियमों को, क्या क्या चीज़ है, इनके ज़्यादा आपको ध्यान नहीं रखना। मेन तो एक है किसने दिया था नियम, और दूसरी बात है कि इनके स्टेटमेंट क्या है, समझा मैं दूंगा आपको। तो देखिए, पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसको कहते हैं हम इंग्लिश में लॉज ऑफ मास कंजर्वेशन। लॉज ऑफ मास कंजर्वेशन, इसका मतलब है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये कहता है कि किसी भी प्रक्रम में ना तो द्रव्यमान यानी जैसे इस पदार्थ का वजन कितना है, मान लीजिए 30 ग्राम है, तो इस 30 ग्राम में से ना तो ये 30 ग्राम कभी नष्ट होएगा और ना इस 30 ग्राम में कुछ भी जोड़ा जा सकता है। बस केवल पदार्थ को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ठीक है, तो दोबारा देख लें, द्रव्यमान ना तो उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। जैसे आप देखें N2 + 3H और ये बन गया 2NH3। एक रिएक्शन लिखी मैंने, इस रिएक्शन को समझाने के लिए N2H2 और 3NH3। दोबारा सुन लें, द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था? तो यह नियम लेवोशियर ने दिया था। इसको केमिस्ट्री का फादर भी मानते हैं, लेवोशियर। पूरा नाम है एंटोनियो लेवोशियर। इसने ये नियम दिया था। क्या कहता है? द्रव्यमान ना तो नष्ट होता है ना ही बनाया जा सकता है, बस एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। इससे पता पड़ेगा, देखें कितने हैं। एक नाइट्रोजन का वजन होता है 14, 2 का हो गया 28, हाइड्रोजन का 1 का होता है 1, तो 2 का हो गया 2। कितने हो गए टोटल वजन? 28 और 2 30। इधर देखें 14 और 3 17, 14 + 3 = 17। तो आप ये कहेंगे कि इस हिसाब से तो क्या हुआ, यहाँ वजन 30 था, यहाँ पे क्या हो गया 17, तो द्रव्यमान नष्ट हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। तो इसीलिए वैज्ञानिकों ने क्या इनको संतुलित करने की प्रक्रिया समझाई कि रिएक्शन आप कभी भी ऐसे नहीं लिख सकते, बल्कि उसको संतुलित करना पड़ता है। संतुलित करने से उद्देश्य संतुलित करने का यही है कि द्रव्यमान का संरक्षण हो जाए। इधर 30 है तो इधर 30, इधर 40 है तो इधर 40, यानी बराबर द्रव्यमान टोटल होना चाहिए। तो करके देखते हैं, ये जो रिएक्शन संतुलित होती है ऐसे होती है। ठीक, अब देख लो, नाइट्रोजन का तो 28 है, इसका कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, 2 का 1 हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है, 2 का 2 हो गया, 2 3 6, 28 और 6 34। 1 अमोनिया का आ रहा था 17, इसका गुणा 2 से कर दो तो कितना हो जाएगा? 34। अब आप देख सकते हैं द्रव्यमान ना तो उत्पन्न हुआ है ना ही नष्ट हुआ है, बल्कि एक क्रिया से दूसरी, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो गया है। तो यही आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। इस नियम का फ़ायदा क्या हुआ कि हम रिएक्शनों को संतुलित करके लिखते हैं। तो आपसे पूछ ले कि कोई रिएक्शन को संतुलित करना क्यों जरूरी है, तो कह सकते हैं रिएक्शन संतुलित करने की आवश्यकता होती है क्योंकि हमको द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करना होता है। तो ये तो पहला नियम हमारे पास हो गया। अब देखें दूसरा नियम, पहला खत्म करते हैं। दूसरा,
दूसरा कह रहा है स्थिर अनुपात का नियम, इसको कहते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट रेशो। ठीक है, मैंने कहा था आपको एक तो वैज्ञानिक किसने दिया है, ये जरूरी है। तो ये जो नियम था ये प्राउस्ट नाम के, जोसेफ प्राउस्ट नाम है उसका, जोसेफ प्राउस्ट। जोसेफ प्राउस्ट ने स्थिर अनुपात का नियम दिया। ये नियम क्या कहता है, किसी भी रासायनिक अणु को, किसी भी रासायनिक यौगिक को आप चाहे किसी भी स्रोत से प्राप्त करो, उस यौगिक में परमाणुओं का अनुपात समान रहता है। जैसे आप लोगों ने मेथेन जो गैस है, मेथेन का सूत्र क्या है, CH4। ठीक, इसमें जो अनुपात है वो क्या है, 1:4 कह सकते हैं परमाणुओं का। ठीक, अब ये कहाँ कहाँ से प्राप्त हो जाती है, देखो कोयले को जलाते हैं तो मिलती है, तो यानी कोयला से मिल सकती है। चावल की खेती जब होती है तो चावल से मिलती है। धान की खेती जब चलती है उससे होती है। इसके अलावा कोयला हो गया, चावल हो गया, पेट्रोल डीजल जलते हैं या फिर गैस के कुएं जो होते हैं अपने पेट्रोलियम कुएं, उनसे गैस निकलती है। गोबर गैस जो बनती है, बायोगैस जिसको कहते हैं, तो गोबर गैस के रूप में भी ये गोबर से भी प्राप्त होती है, गोबर गैस भी बोलते हैं इसको, यहाँ से मिलती है। और ऐसे हजारों स्रोत है जहाँ से मीथेन मिलती है अपन को। दोबारा सुन लें, हम कह रहे हैं स्थिर अनुपात का नियम ये कहती है किसी अणु को, किसी रासायनिक यौगिक को आप चाहे किसी भी स्रोत से प्राप्त करिए, उसके परमाणुओं का अनुपात स्थिर बना रहता है। नाम ही स्थिर अनुपात का नियम है। यानी CH4, मेथेन का कोई और सूत्र नहीं हो सकता। मेथेन का सूत्र CH4 ही होगा, चाहे वो कोयले से प्राप्त हो, चाहे चावल से, चाहे पेट्रोलियम से, चाहे गोबर से। यानी कार्बन और हाइड्रोजन का अनुपात 1:4 ही होगा। इसी को कहते हैं स्थिर अनुपात का नियम। जल है, इसी तरह से घर का पानी हो सकता है, H2O सूत्र है। कहीं और से पोखर का पानी हो सकता है, नदी का पानी हो सकता है, कहीं का भी हो। हमेशा जल का सूत्र क्या रहेगा, H2O। और ये क्या अनुपात रहेगा, 2:1 ही रहेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। तो ये अनुपात हमेशा कैसा रहता है, स्थिर रहता है। किसी भी स्रोत से प्राप्त करो, हमेशा पदार्थ में परमाणुओं का अनुपात स्थिर रहता है। ठीक, तो ये अनुपात, ये नियम हो गया स्थिर अनुपात का, ये दिया था जोसेफ प्राउस्ट ने। अब तीसरा नियम देखें, गुणित अनुपात का नियम। इसको बोलते हैं हम लॉ ऑफ मल्टीपल कांस्टेंट। ठीक है, ये लॉ ऑफ तो चल ही रहा है, गुणित का मतलब मल्टीपल कांस्टेंट है, मल्टीपल कांस्टेंट। ये क्या है नियम हमारे पास, लॉ ऑफ मल्टीपल गुणित अनुपात का नियम। तो इस अनुपात में देखो क्या करते हैं अपन लोग, पहले इसको समझें। ठीक, यहाँ पे देखें ये कितने ग्राम हो गई, 12 ग्राम। कार्बन का वजन 12 ग्राम होता है, इसका 12 ग्राम। ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 16 दूने 32 ग्राम। एक ऑक्सीजन का 16, 2 का 32, इसका कितना आ जाएगा, 32 का आधा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 ग्राम। ठीक, अब यहीं तक देखना है आपको क्या होता है गुणित अनुपात का नियम। जब एक प्रकार के परमाणु से, जब एक ही प्रकार के परमाणु की समान मात्रा से, बोलो दोनों की समान मात्रा है, एक ही प्रकार के परमाणु की समान मात्रा से दो परमाणु या दूसरा परमाणु भिन्न भिन्न मात्रा में क्रिया करता है। दोबारा सुन लें, जब एक परमाणु की समान मात्रा से, इसका भी 12 ग्राम और इसका भी 12 ग्राम, एक परमाणु की समान मात्रा से दूसरा परमाणु या अणु भिन्न भिन्न मात्रा में क्रिया करता है, भिन्न भिन्न मात्रा में क्रिया करता है, तो दूसरे अणु के द्रव्यमानों का अनुपात सरल अनुपात में होता है। दूसरे परमाणुओं के द्रव्यमानों का अनुपात सरल अनुपात में होता है। तो फिर से सुन लें एक बार, भाषा थोड़ी सी क्लिष्ट लगेगी लेकिन आपसे हो जाएगी। जब एक परमाणु, एक समान द्रव्यमान वाले परमाणु दूसरे परमाणु की भिन्न भिन्न मात्राओं से क्रिया करके दो भिन्न भिन्न यौगिक बनाते हैं, बोलो यहाँ CO2 बन रहा है या CO बन रहा है, भिन्न भिन्न यौगिक बनाते हैं, तो दूसरे परमाणु के द्रव्यमानों का अनुपात कैसा होता है, सरल अनुपात में। इसका कितना है 32 और इसका कितना हो गया 16, कितना आ गया
16 दूने 32 2 अनुपात 1। सरल अनुपात का मतलब क्या है, जो चीज़ें आपस में, जो अनुपात आपस में कट सकते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, हम सरल अनुपात कहते हैं। यानी जो बटे में नहीं आते हैं, जो पॉइंटों के रूप में, जैसे मान लीजिए ये 31 अनुपात 16 होता तो ये कट नहीं सकते आपस में, इसका मतलब ये सरल अनुपात नहीं है। ये अनुपात अपने आप में कैसा है, सरल अनुपात। फिर से सुन लें, एक परमाणु की समान मात्रा से यदि दूसरा परमाणु भिन्न भिन्न द्रव्यमानों के द्वारा दो भिन्न भिन्न यौगिक बनाता है तो दूसरे परमाणु के द्रव्यमानों का अनुपात सरल अनुपात में होता है। यही नियम क्या कहलाता है, गुणित अनुपात का नियम। और ये नियम देने वाले थे डाल्टन। क्या नाम था, डाल्टन। तो ये हमारे पास डाल्टन का नियम हो गया, इसको हम कहते हैं गुणित अनुपात का नियम। अब आता है हमारे पास आवोगाद्रो, गैलुशेक का नियम। ये दोनों को बताने की जरूरत नहीं, किसने दिए थे, गैलुशेक ने दिया था और वो आवोगाद्रो ने दिया था। गैलुशेक का नियम क्या कहता है, तो गैलुशेक का नियम ऐसे है, जैसे ये कोई रिएक्शन है तो ये कहता है यदि किसी अभिक्रिया में अभिकारक गैसीय अवस्था में होते हैं या गैसीय अवस्था के अभिकारक जो होते हैं सरल अनुपात में क्रिया करते हैं, यानी दोबारा सुन लें, अगर मैंने इसका 50 मिली लिया है तो इसका कितना लेना पड़ेगा, मेरे को 150 मिली लेना पड़ेगा, 3 गुना इससे। ठीक है, 100 मिली भी ले सकते हैं, ऐसे नहीं ले सकते कि इसका अपन ने 112.5 मिली ले लिया। मेरा कहने का मतलब है कि इसका जो आयतन होगा वो कैसा होगा, 50:150। तो ये लीटर में या मिलीलीटर में, तो ये कैसा आ गया, सरल अनुपात में आ गया। अब समझ लो इसको क्या कहना चाहता है। गैलुशेक कहता है गैसीय अभिकारक परस्पर आयतनों के सरल अनुपात में क्रिया करते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात है। गैसीय अभिकारक है, नाइट्रोजन भी क्या है, गैस, हाइड्रोजन भी क्या है, गैस। तो गैसीय अभिकारक आयतनों के सरल अनुपात में क्रिया करते हैं, अर्थात दोनों के जो आयतन होंगे उनको हम एक दूसरे से काट सकते हैं। 50 से कम 50, 50 दिए 150, 100 मिली भी होता तो भी कट जाते। तो जब भी इनके आयतन लिए जाते हैं तो वो कैसे रहते हैं, सरल अनुपात में रहते हैं। ये किसकी धारणा है, गैलुशेक की। ये कोई अपने विशेष काम का नियम भी नहीं है, आगे कभी आएगा तो देखते हैं। आवोगाद्रो का नियम इम्पोर्टेंट है। ये क्या कहता है आवोगाद्रो का नियम, तो देखिए आवोगाद्रो के नियम में ये कहता है कि हमने देखिए पात्र ले लिया 1 लीटर, इस पात्र का जो आयतन है 1 लीटर का है। जैसे अपन जब बोल लेके आते हैं, कोई डिब्बे जग वगैरह लेके आते हैं तो मार्केट में जाकर के कैसे कहते हैं, बोतल लेकर के आते हैं गर्म पानी के लिए, ठंडे पानी के लिए। तो वो हमको कहता है कि साहब 1 लीटर वाली बोतल दो या 2 लीटर वाली बोतल दो। ऐसी कांच की बोतल आती है, तो बड़ी साइज है जिसमें शरबत वगैरह आता है, वो 1 लीटर की आती है। कोल्ड ड्रिंक की आती है 2 लीटर की, 1 लीटर की। तो 1 लीटर वाली हमने 2 बोतल ले ली है, मान लो आप। तो दोनों बिल्कुल बराबर है, दोनों कितनी है, 1 लीटर की। तो बोलिए दोनों का आयतन कैसा हो गया, समान, V1 और V2। पहले मैं वैसे ही भूमिका बना रहा हूँ, मेन बात तो अभी थोड़ी देर में आ जाएगी। आवोगाद्रो का नियम, आवोगाद्रो ने दिया तो आयतन कैसे होने चाहिए, दोनों पात्रों के समान। इसी कमरे में रख दिए दोनों, जिस कमरे में पढ़ा रहा हूँ या आप जिसमें बैठो उसमें ही रख दिए। तो बोलिए उसके अंदर ताप दोनों को समान मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एक ही कमरे में रखे तो दोनों का ताप भी कैसा रहेगा, समान, T1 बराबर T2। दूसरी बात, तीसरा पॉइंट, दाब की बात करें। इस कमरे में जितना दाब मेरे ऊपर लग रहा है उतना ही कुर्सी पर, अगर आप इस कमरे में बैठे रहते तो आप पर भी समान दाब महसूस होता है या नहीं होता। खड़े रहे, मेरे बराबर अगर हाइट हो आपकी तो सभी के ऊपर दाब कैसा लगेगा, समान। अब इन दोनों की हाइट चूंकि बराबर की है तो दोनों पर दाब भी कैसा लगता है, एक ही कमरे में रखे तो बराबर, तो दाब भी कैसा हो गया, P1 बराबर P2। 3 परिस्थिति हो गई, दाब, ताप और आयतन तीनों समान हो। तो दोनों में रखे अणुओं की संख्या अपने आप बराबर हो जाएगी। ये ठीक ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए हमारे पास 2 बराबर के कमरे हैं, ठीक है, दोनों कमरों में समान सुविधाएं हैं, यानी दोनों में ही AC लगा हुआ है, दोनों में सारी चीज़ें, सारी व्यवस्थाएं समान हैं। क्लियर है, सारी व्यवस्था समान, दोनों कमरे समान लंबाई चौड़ाई के हैं। हमने बच्चों को छोड़ रखा है, जैसे मान लीजिए कह रखा है कि इन कमरों में बैठ जाइए,
तो आप देखिए दोनों कमरों में ही जाने की प्रवृत्ति समान बनी रहेगी। 50% बच्चे एक कमरे में और 50% दूसरे में बैठ जाएंगे। कोई भी बच्चा ये नहीं कह पाएगा कि नहीं मुझे उस कमरे में जाना है, मुझे उसमें जाना है। कारण ये है कि दोनों की परिस्थितियाँ कैसी है, समान है। तो दोनों में अणुओं की संख्या भी कैसी हो जाएगी, समान। तो अगर मान लीजिए इसमें नाइट्रोजन के 50 कण आते हैं, तो इसमें एक में हमने नाइट्रोजन गैस भर दी और एक में क्या भर दी, हाइड्रोजन गैस। अब सुनो मेरी बात, यदि दो भिन्न भिन्न गैसों के लिए दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक में अमोनिया और भर रखिए, ये मान लो, यदि दो या, और ये भी 1 लीटर का ही पात्र है, यदि दो या अधिक गैसों के लिए दाब, ताप तथा आयतन तीनों मान समान होते हैं, यदि दो या अधिक गैसों के लिए दाब, ताप तथा आयतन तीनों समान हो, तो उसमें उस स्थिति में सभी गैसों के अणुओं की संख्या समान रहती है। यानी अगर आपसे मैं ये कह दूं कि इस पात्र में नाइट्रोजन के मैंने 50 अणु भरे हैं और आपसे कहा गया जाए इनमें कितने अणु मौजूद होंगे, तो आप बता सकते हैं इसमें भी 50 अणु होंगे और इसमें भी 50 अणु होंगे। अब आपसे कहे कि इसका आयतन बढ़ा करके 2 लीटर कर दे, तो बोलो अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, इसमें 100 अणु हो जाएंगे, इसमें 50, इसमें 50 और उसमें 100। तो आयतन समान हो, ताप समान हो और ये दाब समान हो, तो सभी समान आयतन वाले पात्रों में अणुओं की संख्या भी समान होती है। चाहे ऐसे कह सकते हैं, यदि दो या अधिक गैसों के लिए दाब और ताप समान हो, तो समान आयतन वाले पात्रों में, बोलो समान आयतन वाले पात्र में अणुओं की संख्या भी समान होते हैं। एक ही बात है, कैसे भी कह सकते हैं। तो ये आपका आवोगाद्रो का नियम भी कंप्लीट होता है। तो देखिए बच्चों, पहला चैप्टर बेसिक केमिस्ट्री का अपना कंप्लीट हो चुका है। आप लोग इस चैप्टर को दोबारा शुरू से एक बार रिवाइज कीजिए। कारण ये है कि हम लोगों की जो बेसिक केमिस्ट्री होती है, अगर यहाँ से शुरुआत अच्छी है, मैं पूरे मनोयोग से इसीलिए बता रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि मेरा टारगेट ये नहीं है कि आपका सिलेबस जल्दी से करा के आपको फ्री कर दिया जाए। मेरा टारगेट केवल इतना है कि आपको केमिस्ट्री की समझ आनी चाहिए, सीख होनी चाहिए, क्योंकि यही वो टाइम है जिसमें आप फ्री भी हो। अभी थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि आप पर कोई स्कूल का लोड ज़्यादा है या कुछ है, आप पढ़ सकते हैं। छोटे छोटे वीडियोज़ हैं, ज़्यादा बड़े भी नहीं हैं, जितना मैटर आप कर सकते हो। तो उसके बाद अब हम अगली क्लासों में दूसरा चैप्टर यानी परमाणु की संरचना स्टार्ट करेंगे। तैयार रहें। थैंक यू।